पास आ जाता है वो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोइसिस। अब इलेक्ट्रोपोइसिस में हमने क्या चीज़ का ध्यान रखना है, अगर फर्ज किया हम एक ऐसा कोई मेटल की प्लेट लेते हैं जिसकी एक साइड जो है हमारे पास कैथोड है। कैथोड का मतलब है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और दूसरी साइड है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और आप यहाँ पे हमारे पास आप क्या कर सकते कार्ड एक चीज़ डाल दें, हीमोग्लोबिन जो है मुख्तलिफ किस्म की हीमोग्लोबिन को आपने यहाँ पे एक जगह पे रख दिया। अब फर्ज किया कौन सी बहुत दूर जाएगी, कौन सी कितने करीब रहेगी। अब इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास सिंपल सा है, अ फैट सेंटा क्लॉज कांट गो फार। अब ए का मतलब है हीमोग्लोबिन ए जो है हमारे पास क्या एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास क्या है सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। उसके बाद हमारे पास आएगा एफ। एफ का मतलब है नॉर्मल न्यू बॉर्न में या फीटल हीमोग्लोबिन जो है उसके बाद आती है। फिर तीसरा नंबर आता है हमारे पास हीमोग्लोबिन एस, जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। इसके अलावा डबल एस एस हमारे पास जो आ जाता है सिंगल सेल डिजीज आ जाता है। फिर हीमोग्लोबिन सी ट्रेट आ जाता है और एच पी सी डिजीज आता है और एच पी एस सी डिजीज आता है। अगर इसमें से आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो सबसे पहले जो डिस्टेंस जिसका सबसे कम जो करेगी कैथोड से लेके एनोड की तरफ जो सबसे कम ट्रैवल करेगी वो कौन सी होगी, हीमोग्लोबिन एस सी डिजीज। और इसके अलावा अगर सबसे फार जो हमारे पास कौन सी जाएगी तो वो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोपोइसिस हीमोग्लोबिन migrates from the negatively charged cathode to the positively charged anode. HPA migrates the farther followed by HPF, HPS and HPC. This is because the missense mutation in HPS and HPC replace glutamic acid with valine and lysine positively respectively, making HPC and HPS more positively charged than HPA. इसमें ये ना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन कितना दूर जाएगा। तो इसके लिए आपको निमोनिक जो याद रखना है वो है एच पी ए, अ फैट सेंटा क्लॉज कांट गो फार। बस इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट जो है, इसमें जिसको हम बोलते हैं कूम्स टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जितना भी करें वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट सर्कुलेटिंग आरबीसीज। अब इसका मेन काम क्या है हमारे पास, ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडीज की प्रेजेंस अगेंस्ट सर्कुलेटिंग आरबीसीज। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। अब डायरेक्ट में हमारे पास क्या होता है, एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन एडेड टू पेशेंट्स आरबीसी। अब जो ह्यूमन एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन है आपने उसको ऐड करना है किसके अंदर, पेशेंट के आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज एग्लूटिनेट इफ आरबीसीज आर कोटेड विद एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज यूज्ड फॉर एआईएचए डायग्नोसिस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट में क्या है, नॉर्मल आरबीसीज को हम डालेंगे किसमें, पेशेंट के सीरम के अंदर। उसमें क्या करना था हमने, पेशेंट के आरबीसीज के अंदर डालना था किसको, एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन। इसमें हमने क्या करना है, नॉर्मल आरबीसीज को डालना है पेशेंट के सीरम के अंदर। इफ सीरम हैज एंटी आरबीसी एंटीबॉडीज आरबीसी एग्लूटिनेट व्हेन कूम्स रिएजेंट इज एडेड यूज्ड फॉर प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए आ सकता है कि ट्रांसफ्यूजन से पहले कौन सी आप टेस्टिंग करते हैं, वेदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट। और डायग्नोसिस एआईएचए की डायग्नोसिस बनाने के लिए कौन सा आप टेस्ट करेंगे, तो वो है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। तो ये नीचे हमारे पास जो है समझाने के लिए हमें दी हुई है पिक्चर, वो आप देख सकते हैं। इन दोनों टेस्ट में क्या होगा, एट द एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगी, एग्लूटिनाइजेशन होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो आ जाता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जो कि है प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अब ये हमारे पास स्टार्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एंडोथीलियल डैमेज होगा या एंडोथीलियल इंजरी होगी। अगर फर्ज किया ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इसके ऊपर जो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, फर्ज किया ये वाली जगह है जो कि हमारे पास इंजर हो गई है। अब ये जब इंजर होगी उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन विया न्यूरल स्टिमुलेशन रिफ्लेक्स एंड एंडोथेलिन रिलीज फ्रॉम डैमेज सेल। तो हमारे पास क्या होगा, इसके बाद वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, वेजोडाइलेशन नहीं होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। उसके बाद क्या होगा,
नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं हम एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या होता है, वार्फरिन बाइंड टू एक्सपोज्ड कोलेजन। अब जाहिर बात है जब इंजरी होगी तो जो कोलेजन है हमारे पास वो एक्सपोज हो गया है, तो उसके साथ हमारे पास क्या होगा, वार्फरिन जो है जाके ऐड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, वार्फरिन ऐड होगा। Warfarin is from Weber Pallade bodies of endothelial cells and alpha granules of platelets। अब जो वारफरिन है हमारे पास दो तरीके से रिलीज हो सकता है। एक है हमारे पास वेबल पैलेडे बॉडीज जो कि क्या है ऑफ इंडोथीलियल सेल्स, और दूसरा क्या हमारे पास अल्फा ग्रेन्यूल्स। पहले हमारे पास क्या हुआ, इंजरी हुई जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ। दूसरा क्या हुआ, जो हमारे पास डैमेज एरिया था उसके साथ हमारे पास जाके अटैच हो गया वारफरिन। अब जब वारफरिन अटैच हुआ तो थर्ड स्टेप है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं एडहीजन। एडिशन में क्या होगा, प्लेटलेट्स बाइंड वारफरिन विया GP1B रिसेप्टर एट द साइट ऑफ इंजरी ओनली स्पेसिफिक। प्लेटलेट्स अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्लेटलेट्स रिलीज ADP एंड कैल्शियम नेसेसरी फॉर कोआगुलेशन कास्केड या थ्रोम्बोक्सेन A2। अब ADP हेल्प प्लेटलेट एडहेयर टू एंडोथीलियम। इसके अलावा जो फोर्थ स्टेप है हमारे पास उसे हम बोलेंगे एक्टिवेशन। इसमें क्या होगा, ADP बाइंडिंग टू P2Y12 रिसेप्टर इंड्यूसेस GP2B या 3A एक्सप्रेशन एट प्लेटलेट सरफेस रैपिड इरिवर्सिबल प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब ये जो हमारे पास एग्रीगेशन होगी क्या होगी, रैपिड होगी और इरिवर्सिबल। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इरिवर्सिबल प्लेटलेट एग्रीगेशन हमारे पास कौन से वक्त में आएगी, तो वो कौन सा स्टेप है, एक्टिवेशन वाला स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में हमारे पास क्या होता है, फिब्रिनोजिन बाइंड्स GP2B3A रिसेप्टर एंड लिंक प्लेटलेट्स। इसमें हमारे पास एक चीज़ क्या होता है, बैलेंस होती है दो चीज़ों का। बैलेंस किन किन चीज़ों का होता है, प्रो एग्रीगेशन फैक्टर्स और एंटी एग्रीगेशन फैक्टर्स का। प्रो एग्रीगेशन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, थ्रोम्बोक्सेन A2, इसके अलावा डिक्रीज ब्लड फ्लो और इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन। इसके अलावा हमारे पास एंटी एग्रीगेशन फैक्टर्स कौन से आते हैं, PgI2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि क्या है, एक वेजोडाइलेटर है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, टेम्परेरी प्लग स्टॉप्स ब्लीडिंग अनस्टेबल और इजीली डिसलॉज है। अब अगर कोई ये कहे हमारे पास के प्राइमरी हीमोस्टेसिस का एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, तो वो है टेम्परेरी प्लग फॉर्मेशन विच स्टॉप्स ब्लीडिंग, लेकिन वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा और इजीली हमारे पास क्या होगा, डिसलॉज होगा, जो आसानी से ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास कोआगुलेशन कास्केड है या सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस का काम था सिर्फ उस चीज़ को स्टेबल करना। अब इतना पावरफुल ये प्लग नहीं था कि आप क्या करेगा जो कि ब्लीडिंग को कवर कर सकेगा। उसके लिए हमारे पास क्या है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में हम देखेंगे फर्दर आगे चल के उसमें क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो है थ्रोम्बोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल फिब्रिन मैश। तो जो इनसोल्यूबल फिब्रिन मैश है हमारे पास उसकी फॉर्मेशन है। उसके अलावा हमारे पास ड्रग के एक्शन है, कौन कौन सी ड्रग क्या अफेक्ट करती है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। कार्डियो रिलेटेड, तो अगर कोई इस तरह का आप में से है जो आगे फर्दर कार्डियोलॉजी में जाना चाहता है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एस्पिरिन का काम क्या है। तो एस्पिरिन जो है हमारे पास इरिवर्सिबली इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस देयर बाय इनहिबिटिंग थ्रोम्बोक्सेन A2 सिंथेसिस। एस्पिरिन क्या करती है, इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजिनेस को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इनहिबिट थ्रोम्बोक्सेन A2 सिंथेसिस। इसके अलावा हमारे पास क्लोपिडोग्रेल, प्रासोग्रेल और टिकाग्रेलर है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट ADP इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ GP2B3A बाय ब्लॉकिंग P2Y12 रिसेप्टर। तो हमारे पास P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं, वो है क्लोपिडोग्रेल, प्रासोग्रेल और टिकाग्रेलर। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास इप्टीफिबाटाइड एंड टायरोफिबान। ये क्या करते हैं, इनहिबिट GP2B3A डायरेक्टली। अगर आपने डायरेक्टली इनहिबिशन करानी है तो आप क्या देंगे, टायरोफिबान और इप्टीफिबाटाइड।
इसके अलावा हमारे पास आ जाता है रिस्टोसिटिन। ये क्या काम करता है? एक्टिवेट्स वार्फरिन टू बाइंड GP1B. Failure of aggregation with ristocetin assay occurs in von Willebrand disease and Bernard-Soulier syndrome. ये इंपॉर्टेंट हमारे पास MCQs है कि फेलियर ऑफ एग्रीगेशन विद रिस्टोसिस्टिन किस कंडीशन में हो सकता है? तो हो सकता है इन वॉन विलीब्रेंड डिजीज और बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास डेस्मोप्रेसिन प्रोमोट्स द रिलीज ऑफ वार्फरिन एंड फैक्टर 8 फ्रॉम एंडोथेलियल सेल्स। तो कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि प्रोमोट करती है रिलीज ऑफ वार्फरिन और फैक्टर 8 को? तो वो आ जाता है हमारे पास डेस्मोप्रेसिन। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है। इसके अलावा वार्फरिन कैरीज या प्रोटेक्ट्स फैक्टर 8 वॉक्सवैगन फैक्ट्रीज मेक ग्रेट कार्स। तो ये आप एक निमोनिक टाइप है, आप वो ये याद रख सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास कोगुलेशन एंड काइनिन पाथवेज। इसमें हमारे पास आ जाता है पीटी हमारे पास क्या करता है? पीटी मॉनिटर्स एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 1, 2, 5, 7 एंड 10। इसके अलावा पीटीटी क्या करता है? मॉनिटर्स इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे रिफ्लेक्ट एक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट 7 एंड 8। अगर फ़र्ज़ किया एक MCQ आ जाता है कि कोई पेशेंट है जिसमें अफेक्ट क्या है? जिसमें अफेक्ट है पीटी का, तो अब उस पर कौन कौन से पाथवेज में अफेक्ट हो सकता है? तो हमारे पास एक जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है हमारे पास कॉमन पाथवे। ये किस में है? अगर हमारे पास मसला किस में है? पीटी में है। अगर पीटीटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हमारे पास किस में हो सकता है मसला? इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? पीटी में हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे है और पीटीटी में हमारे पास क्या है? इंट्रिंसिक पाथवे है। अब ये कहने को तो बहुत सिंपल सी दो लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन ये इसमें से काफ़ी MCQs आ सकते हैं और काफ़ी डिजीज़ के रिलेटेड है। तो कोशिश करें कि आप इस चीज़ को जितना अच्छे से अच्छा हो सके याद करें।